हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग होते क्या हैं? टीचिंग का मॉडल, मॉडल वर्ड से क्या समझते हैं? हिंदी में कहते हैं शिक्षण प्रतिमान, है ना। कोई भी काम करने से पहले अगर आप उसका एक मॉडल, उसकी एक रूपरेखा बना लेते हो कि ये काम हम किस तरह से करेंगे, है ना, कब करेंगे, ठीक है, उस काम को करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या होगा, है ना, तो उसका एक आप डिज़ाइन या तो कागज़ के ऊपर या अपने माइंड में बना लेते हो, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, उसकी एक रूपरेखा बनाते हो। कोई भी काम करने से पहले अगर हम उस काम को करने के लिए अपने माइंड में या कागज़ के ऊपर एक उसकी रूपरेखा बना लेते हैं, है ना, तो हम उसको उसका मॉडल कहते हैं। तो टीचिंग के मॉडल्स क्या हैं? टीचिंग के मॉडल्स, models of teaching can be described as frameworks or approaches used by teachers to structure and guide their instruction. Instruction means teaching. The word instruction means teaching. ये जो instruction word आपने यूज़ किया है इसका मतलब teaching से है ना। तो teaching के models जो होते हैं, है ना, वो ऐसी approaches होती हैं, ऐसे frameworks होते हैं जो teacher को guide करते हैं, है ना, कि वो अपने instruction को कैसे deliver करे। ठीक है, टीचर का जो इंस्ट्रक्शन है, उसकी जो टीचिंग है ना, वो किस तरह से हो, है ना, वो कौन सा टॉपिक, उसका जो कंटेंट है वो किस तरह से डिलीवर करेगा, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होगा, कितने समय में वो कंटेंट जो है वो क्लास में स्टूडेंट्स को डिलीवर किया जाएगा, ये सब चीज़ें तय करने के लिए जो है वो टीचिंग के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, दीज मॉडल्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट थियोरीज ऑफ लर्निंग एंड एम टू एनहांस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट इन द क्लासरूम। ये जो टीचिंग के मॉडल्स हैं ये लर्निंग की अलग अलग थ्योरीज पर बेस्ड होते हैं, है ना, और इनकी मदद से हम स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग और उसके एंगेजमेंट को क्लासरूम में इन्हांस कर सकते हैं। अगर हम टीचिंग के इन मॉडल्स का उपयोग करते हैं क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चों को हमारी बताई हुई बात अच्छे से समझ में आएगी, है ना, और वो भी हमारे साथ साथ लर्निंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब उनका एंगेजमेंट जो है वो सुनिश्चित होगा। These models are developed based on research findings about what works best in the classroom and are designed to assist teachers in creating a productive learning environment for their students. ये जो models हैं ये research findings पर based होते हैं, है ना, ये मतलब research की findings पर आधारित होते हैं, आप ये कह सकते हो, है ना। ये models जो हैं ये तय करने के बाद डेवलप किए जाते हैं कि क्लासरूम में बच्चों के लिए कौन सी चीज़ जो है सबसे अच्छी है, What works best for the students, स्टूडेंट्स के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट वर्क करती है, ठीक है, और लर्निंग को प्रोडक्टिव और एनवायरनमेंट को कॉन्ड्यूसिव कैसे बनाया जाए क्लासरूम में, ये तय करने के लिए इन मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से एक मॉडल है जिसको एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवांस ऑर्गेनाइजर model. Now the advanced organizer model of teaching is a type of instructional strategy that involves providing students with an overview or framework of the upcoming lesson before diving into the specific details. है ना, अब सपोज हमें क्लास में कोई एक टॉपिक आज टीच करना है, आप एक टीचर हैं, आपको क्लास में आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है, स्टार्ट करना है ना। अब वो टॉपिक पढ़ाने से पहले आप अगर बच्चों को, है ना, ये बताएंगे कि वो टॉपिक जो है उसको पढ़ने के पीछे आपका उद्देश्य क्या होगा, है ना, उस टॉपिक से जुड़े कुछ की पॉइंट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें आप उन्हें पहले बता दें, है ना, ताकि जब वो टॉपिक हम पढ़ा रहे हों उस वक्त बच्चों को हमारी बताई हुई बातें अच्छे से समझ में आए। समझ रहे हो ना, उस टॉपिक से जुड़े कुछ की पॉइंट्स, है ना, कुछ ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम पहले बता दें अगर बच्चों को, तो बच्चों को बाद में एक्सप्लेनेशन के वक्त दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब कि हम बच्चों को कुछ वो हैंगिंग हुक्स होता है ना, हैंगिंग हुक्स मतलब दीवार पर आप कपड़े टांगते हो तो उसके लिए आप वो हैंगिंग हुक्स यूज़ करते हो, है ना, तो हम बच्चों को हैंगिंग हुक्स दे देते हैं पहले, ताकि बाद में हम जो चीज़ें बताएंगे एक्सप्लेनेशन के दौरान बच्चे उनको ठीक जगह पर हैंग कर सकें, यानी बाद में हमारा एक्सप्लेनेशन बच्चों को अच्छे से समझ में आए। इसलिए बच्चों को हम एडवांस में उस टॉपिक से जुड़ी कुछ बातें पहले बता देते हैं, है ना, एक स्कैफोल्डिंग तैयार करके उन्हें देते हैं जिसका सहारा लेकर के बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें।
तो ये जो मॉडल है इसको एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कहा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, ये एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी मींस टीचिंग स्ट्रेटजी। ये एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। जो अपकमिंग लेसन है, जो लेसन अब आने वाला है, जो हम डिटेल में, विस्तार में आगे जो लेसन बच्चों को बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उससे पहले कुछ उसका एक ओवरव्यू दे दें, है ना, उसका एक मतलब एक आउटलाइन उसकी हम बच्चों के सामने रख दें, या उस लेसन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम बच्चों को पहले बता दें, जिससे कि बच्चों को बाद वाली बात समझने में आसानी हो। अब ये काम करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आगे हम समझेंगे। दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डेविड ऑस्बल इन द 1960s and is based on his theory of meaningful learning। ये जो मॉडल है ना, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे डेविड ऑस्बल, उन्होंने डेवलप किया था। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने डेवलप किया था? डेविड ऑस्बल ने 1960 के दशक में, हाँ 1963 आप कह सकते हो, 1963 है ना, वॉज द ईयर। तो ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी एक थियरी है लर्निंग की, जिसको मीनिंगफुल लर्निंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? मीनिंगफुल लर्निंग थियरी। अभी मीनिंगफुल लर्निंग थियरी क्या है अभी हम समझेंगे आगे, है ना। तो ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, ये इनकी मीनिंगफुल लर्निंग की थियरी पर बेस्ड है। ये डेविड ऑस्बल का जन्म 1918 में हुआ था, 2008 में इनका देहांत हो गया था। डेविड ऑस्बल, है ना। तो ये एक याद रखने वाली बात हो गई कि जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है ना, ये कौन सी थियरी पर बेस्ड है? ये मीनिंगफुल लर्निंग की थियरी जो डेविड ऑस्बल ने दी थी उस पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। Now, David Ausbel was a renowned American psychologist and educator who made significant contributions to the field of educational psychology। ये एक जाने माने विख्यात जो है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा। ही वॉज बॉर्न ऑन October 25, 1980 इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। 25 अक्टूबर 1918 को न्यूयॉर्क में, यूएसए में इनका जन्म हुआ था, डेविड ऑस्बल का। Osbel's most notable contribution to the field of educational psychology was his theory of meaningful learning, है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में डेविड ऑस्बल का जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो उनकी ये थ्योरी है, जिसको मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी डेविड ऑस्बल की जो है उनका सबसे बड़ा योगदान है टू द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। दिस थियरी, अब ये थियरी है क्या? मीनिंगफुल लर्निंग थियरी क्या है? दिस थियरी एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। देखो क्या होता है, एक होती है ऑस्बल की भाषा में अगर हम बात करें तो एक होती है रोट लर्निंग। क्या होती है? रोट, ROT, रोट। रोट लर्निंग, अगर हम इसको साधारण भाषा में कहें तो रोट लर्निंग का मतलब होता है रटना, रट्टा मारना। हाँ, बच्चे कई बार चीज़ों को रटते हैं, रट्टा मारते हैं, रट के याद करते हैं। तो रट कर कॉन्सेप्ट्स को याद करना, रट कर बातों को मेमोराइज करना, इस तरह की लर्निंग को रोट लर्निंग कहा जाता है। और ऑस्बल के अनुसार एक होती है मीनिंगफुल लर्निंग। लर्निंग मीनिंगफुल तब होती है जब आप उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हो। कहने का मतलब कि आप क्या सीखेंगे, आप कितना सीखेंगे, ये डिपेंड करता है आपको पहले कितना आता है उस पर, है ना। तो जब भी कोई नई बात हम स्टूडेंट्स को क्लास में बताते हैं तो वो जो नई बात हम उनके सामने रखते हैं ना, तो उसको हमें ऑलरेडी जो उनके पास में नॉलेज है, ऑलरेडी जो बातें उन्हें पहले से पता है, उसके साथ जोड़ करके हमें नए तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। नई चीज़ें जब हम टीच करते हैं तो हमें प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको कनेक्ट करके बच्चों को बताना चाहिए। इस तरह से बच्चों की जो लर्निंग होगी ना, वो मीनिंगफुल लर्निंग होगी और उन्हें रटना नहीं पड़ेगा, है ना। तो डेविड ऑस्बल जो है रोट लर्निंग के खिलाफ थे। लर्निंग का ये टाइप जिसको रोट लर्निंग कहा जाता है,
डेविड ऑस्बल उसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि लर्निंग मीनिंगफुल होनी चाहिए, और उन्होंने ये मीनिंगफुल लर्निंग की थ्योरी दी थी। मीनिंगफुल लर्निंग की थ्योरी पर हमारा ये मॉडल आधारित है, जिसे हम एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कहते हैं, है ना। तो मीनिंगफुल लर्निंग, वापस एक बार पढ़ लो इसको। मीनिंगफुल लर्निंग वाली थ्योरी क्या कहती है? इट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज का मतलब वो नॉलेज, वो ज्ञान जो बच्चों के पास पहले से है ना। न्यू इन्फॉर्मेशन का मतलब वो नॉलेज, वो जानकारी, वो ज्ञान जो अब हम बच्चों को देने वाले हैं। तो जो ज्ञान अब हम बच्चों को देने वाले हैं उसको हम कनेक्ट करें उस नॉलेज के साथ जो बच्चों के पास पहले से है, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा और उसको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, वो रट्टा नहीं मारेगा, फिर वो रोट लर्निंग नहीं करेगा फिर, ठीक है। एंड एक्सपीरियंसेस, एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू प्रमोट डीप अंडरस्टैंडिंग। बच्चे की, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग डीप हो, वो गहराई से जो नई इन्फॉर्मेशन हम उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसे समझे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करें, एंकर करें, किसके साथ? एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो उसके पास पहले से अनुभव है किसी चीज़ का, जो उसका पहले से पुराना कोई एक्सपीरियंस है, या उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है। उस एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ आप नई इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके उसको बताओगे तो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप होगी और उसको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। ये जो थ्योरी है इसे मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। ऑस्बल बिलीव्ड दैट मीनिंगफुल लर्निंग इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ऑस्बल का ये मानना था कि जो मीनिंगफुल लर्निंग जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है मीनिंगफुल लर्निंग का, ये लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए बहुत यूजफुल है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन का मतलब कि कोई भी बात आप उसको लंबे समय तक याद रखो। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आप मेमोरी में रिटेन करके रखते हो तो इसका मतलब कि वो बात आपको लंबे वक्त तक याद रहती है। तो जो नॉलेज हम बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे उस नॉलेज को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करके रखें, है ना। तो इसके लिए लर्निंग का मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। He believed in promoting meaningful learning rather than relying on rote memorization। ये मैंने आपको बताया अभी, है ना, कि ऑस्बल जो है वो बिलीव करते थे मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देने में, ना कि रोट मेमोराइजेशन पर भरोसा करने में। रोट मेमोराइजेशन के वो खिलाफ थे, है ना, वो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करना चाहते थे। ऑस्बल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ जॉन पियाजे। जॉन पियाजे एक और साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी टीचिंग से ऑस्बल प्रभावित हुए थे। पियाजे की वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, आपने अगर पढ़ा है उसके बारे में, है ना, कि बच्चा जो है वो 0 से लेके 2 इयर्स तक जो है वो कौन सी स्किल लर्न करता है, फिर उसके बाद में 2 से लेके 7 साल तक बच्चा वो किस तरह से उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है ना, उसका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होता है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो कैसे होता है। ये पियाजे की वो जो स्टेजेस हैं वो आपने पढ़ रखी होंगी तो आपको पता होगा। तो जॉन पियाजे की जो थियरीज थी उनसे इन्फ्लुएंस थे कौन? ऑस्बल। ऑस्बल डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर्स विच आर इंट्रोडक्टरी मटेरियल्स designed to provide students with an overview of upcoming content and key concepts। Advanced organizers क्या हैं? Advanced organizers जो हैं they are introductory materials। Advanced, जैसे आप TLMs की बात करते हो ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, तो Advanced organizers जो हैं वो introductory materials हैं, जो टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों के सामने रखे जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि जो आने वाला टॉपिक है, जो अपकमिंग कंटेंट है ना, उसका एक ओवरव्यू बच्चों को दिया जा सके, कि वो टॉपिक बच्चे पढ़ें या वो टॉपिक हम बच्चों को टीच करें, उसके ऊपर लेक्चर दें। उससे पहले बच्चों को उस टॉपिक से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु, कुछ मेन बातें, उसका एक ओवरव्यू जो है वो बच्चों को पहले मिल जाए। These advanced organizers serve to activate prior knowledge and provide a framework for understanding new information। तो ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स जो है ना, ये क्या करते हैं? ये बच्चों का जो प्रायर नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करते हैं मतलब कि पहले कोई चीज़ बच्चों ने सीख रखी है ना। अब होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी होती हैं, लेकिन बहुत दिनों तक जब हम उन चीज़ों को दोबारा नहीं पढ़ते तो भूल जाते हैं, है ना।
तो एडवांस ऑर्गेनाइजर का यूज़ करके आप वो जो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्टिवेट करते हो कि देखो तुमने ये चीज़ पहले पढ़ रखी है, तुम्हें याद होगा, अगर तुम भूल गए हो तो वापस याद करो। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, वो तुम्हारे पुराने नॉलेज के साथ इस तरह से कनेक्टेड है ना। तो इस तरह से तुलना करके या पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ किसी भी तरीके से जोड़कर जो है हम उसके बीच में एक ब्रिज बनाने का प्रयास करते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर के जरिए। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी मटेरियल्स होते हैं जो एक तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से कि स्टूडेंट्स को आने वाले टॉपिक का पहले से एक ओवरव्यू मिल जाए। अब ये मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग को और अच्छे से आगे डिस्क्राइब किया गया है। सी, इन एजुकेशन रोट मेमोराइजेशन इज ऑफन सीन एज अ लेस इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। अब ये बात तो सभी मानते हैं, सभी जानते हैं कि एजुकेशन में रोट मेमोराइजेशन को इतना इफेक्टिव नहीं समझा जाता कि रटकर चीज़ों को याद करें, ये लर्निंग की एक इफेक्टिव टेक्निक नहीं है। बहुत बार रट्टा मारने से बच्चे जो है ना वो कभी कभी एग्ज़ाम में नंबर लेके आ जाते हैं, एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें रट के चले गए, किस्मत अच्छी थी, वो चीज़ एग्ज़ाम में अगले दिन पेपर में आ गई और बच्चे का काम हो गया, वो एक अलग बात है। बाकी रोट मेमोराइजेशन लर्निंग का कोई बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं है ना, इस बात से तो सभी इत्तेफाक रखेंगे। तो दिस इन्वॉल्व्स सिंपली रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग इट। रोट मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है? रोट मेमोराइजेशन इन्वॉल्व्स सिंपली रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग इट। रोट मेमोराइजेशन का मतलब यही है कि इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करना, मेमोराइज करना बिना समझे। रटने का अर्थ क्या होता है? रटने का अर्थ ये होता है कि कोई भी चीज़ आपको समझ में आई हो या ना आई हो, आप उसको ज़बरदस्ती अपने दिमाग में डालने की कोशिश करते हो, हाँ, मेमोराइज करने की कोशिश करते हो ताकि वो आपको याद हो जाए, ताकि एग्जाम में आप लिख के आ सकें। इसको रोट मेमोराइजेशन कहते हैं, है ना। तो मीनिंगफुल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल उल्टा है ना। ऑन द अदर हैंड, मीनिंगफुल लर्निंग इज when new information is connected to our existing cognitive structures. मीनिंगफुल लर्निंग कब होती है? जब नई जानकारी हमारे एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट की जाती है ना। अब देखो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉग्निटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड कॉग्निटिव मीन? हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक, इंग्लिश में कॉग्निटिव, हिंदी में संज्ञानात्मक, है ना। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना, हाँ। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज द वे पीपल ऑर्गेनाइज नॉलेज और इंफॉर्मेशन इन देयर माइंड्स। It is the way people organize knowledge or information in their minds. जिस तरीके से लोग अपने माइंड में नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर refers to the mental organization। अगर इसको पूरी तरह से डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रिफर्स टू द organization, mental organization of information, experiences, and ideas in our minds. मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, इसको हम अपने माइंड में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं?
है ना, मतलब ये एक मेंटल पैटर्न होता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, हमारे माइंड के अंदर का एक मेंटल पैटर्न है। हाँ, जो भी नई जानकारी हमें मिलती है, हम उस जानकारी, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने माइंड में, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, उसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। हाँ, कॉग्निटिव माने संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव का मतलब होता है जो आपके मेंटल प्रोसेस के साथ कनेक्टेड हो। कॉग्निटिव मीन्स कनेक्टेड विथ द मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब क्या है, कनेक्टेड विथ द मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका संबंध आपके मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कॉग्निटिव, है ना। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब हम जानकारी को, सूचना को, ज्ञान को, जो हमारे अनुभव हैं उनको, जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं उनको अपने माइंड में किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है कि जो नई इंफॉर्मेशन है ना, उसको जो पुराना हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो बच्चे का पुराना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो बच्चे को जो पहले से आता है, हाँ, और बच्चा जो अब सीखेगा, उसके बीच में आप संबंध बनाने की कोशिश करते हो। सरल भाषा में अगर ये बात रखी जाए, मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब ये है कि जो नया कॉन्सेप्ट आप टीच करने जा रहे हो बच्चों को, उसको आप जो पहले से कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ है, जो पहले से इंफॉर्मेशन और नॉलेज बच्चों के पास है, उसके साथ आप उसको कनेक्ट करके और प्रेजेंट करते हो। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स लिंकिंग द न्यू इंफॉर्मेशन टू आवर प्रायर नॉलेज। इस प्रक्रिया में क्या होता है, नई इंफॉर्मेशन को प्रायर नॉलेज का मतलब जो नॉलेज हमारे पास पहले से है, उसके साथ लिंक किया जाता है। नाउ बाय मेकिंग दीज कनेक्शंस, लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव एंड लॉन्गर लास्टिंग। तो इस तरह से अगर आप प्रीवियस नॉलेज और न्यू इंफॉर्मेशन के बीच में कनेक्शन बनाओगे ना, तो जो लर्निंग होगी ना बच्चे की, वो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग होगी, परमानेंट होगी और इफेक्टिव होगी। Essentially, we are building upon what we already know and expanding our understanding through these connections. तो जब हम ये मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं टीचिंग में, तो एक तरह से बच्चे को जो ऑलरेडी पता है, हाँ, आप उसके ऊपर इमारत खड़ी कर रहे हो। यानी जो नई चीज़ आप बच्चों को बता रहे हो, अगर फैक्ट के ऊपर फैक्ट रख करके आपको एक इमारत खड़ी करनी है, बिल्डिंग बनानी है ना, तो उसकी जो नींव है उस इमारत की, वो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है ना, जो उसको पहले से आता है, उसके ऊपर आप जो है ना वो बिल्ड अपॉन करके और बच्चे को नए कॉन्सेप्ट्स टीच करते हो। तो इस तरह से टीचिंग इफेक्टिव होती है और बच्चे को रोट मेमोराइजेशन करना नहीं पड़ता, चीज़ें रटनी नहीं पड़ती। द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवली एंगेजिंग विद न्यू इन्फॉर्मेशन एंड रिलेटिंग इट टू आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो मीनिंगफुल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है, इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि हम एक्टिवली नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट करें, रिलेट करें, बस, है ना। ये है मीनिंगफुल लर्निंग की थियोरी। ये मीनिंगफुल लर्निंग की थियोरी किसने दी थी, डेविड ऑस्बल ने, और इस थियोरी पर एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो टिका हुआ है। नाउ ऑस्बल्स थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग डील्स विथ थ्री थिंग्स। जो ऑस्बल की जो थ्योरी है मीनिंगफुल लर्निंग की, ये तीन चीज़ों के साथ डील करती है। पहला हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड, है ना। यहाँ नॉलेज से मतलब है करिकुलम कंटेंट। करिकुलम कंटेंट मतलब जो चीज़ आप बच्चों को, जो चीज़ आपके करिकुलम में है, पाठ्यक्रम में है ना, जो कंटेंट आपको बच्चों को टीच करना है, वो है करिकुलम कंटेंट। तो करिकुलम कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। हाउ द माइंड वर्क्स टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। बच्चे का जो माइंड है, स्टूडेंट का जो माइंड है, वो नई इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेगा। नई जानकारी जब बच्चे को दी जाएगी तो उसका जो माइंड है उसको कैसे रिसीव करेगा, उसको कैसे प्रोसेस करेगा। एंड हाउ टीचर्स कैन प्रेजेंट न्यू मटेरियल टू स्टूडेंट्स। और टीचर जो है वो नया मटेरियल बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे, यानी टीचर का इंस्ट्रक्शन कैसा होगा। इंस्ट्रक्शन मीन्स टीचिंग, इंस्ट्रक्शन मीन्स टीचिंग। तो इन तीन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करती है ये वाली थ्योरी। ऑस्बल की जो मीनिंगफुल लर्निंग वाली थ्योरी है, ये तीन सवालों के जवाब देने का प्रयास करती है। कौन से तीन सवाल? एक तो नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टूडेंट का जो माइंड है वो नई इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है,
और टीचर को जो है वो नया मटेरियल, नई इंफॉर्मेशन, नया कंटेंट बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। तो इन 3 सवालों का जवाब कौन सी थ्योरी देती है? मीनिंगफुल लर्निंग। अब ये एडवांस ऑर्गेनाइजर्स हैं क्या? हम इसको एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल बोलते हैं, पर ये एडवांस ऑर्गेनाइजर होता क्या है? ऑर्गेनाइजर मीन्स जो ऑर्गेनाइज करे, एडवांस मीन्स an advanced organizer is a tool that teachers use to help students understand new information by connecting it to what they already know, है ना। क्योंकि ये एडवांस ऑर्गेनाइजर जो हैं ये मीनिंगफुल लर्निंग की थ्योरी से इनका जन्म हुआ है ना। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है, यूं कह दो, है ना। एडवांस ऑर्गेनाइजर एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम लर्नर्स की मदद करते हैं कि वो नई इंफॉर्मेशन को समझ सकें पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ उसे कनेक्ट करके, बाय कनेक्टिंग इट टू व्हाट दे ऑलरेडी नो, जो उन्हें पहले से आता है ना, उसके साथ जोड़कर हम उनको नई बात बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इट कैन बी अ सिंपल ग्राफिक और आउटलाइन दैट आउटलाइंस की पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये इसको कई रूपों में यूज किया जा सकता है। एक सिंपल ग्राफिक हो सकता है एडवांस ऑर्गेनाइजर, आउटलाइन हो सकती है ना। देखो एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है ना अलग अलग फॉर्म में आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश की, लैंग्वेज की क्लास हो रही है, लैंग्वेज की क्लास हो रही है और आज आप इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है टेक्स्ट बुक में से पढ़ाने जा रहे हो, लेकिन वो टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है उसकी वोकैबुलरी बड़ी डिफ़िकल्ट है, उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब बच्चों को नहीं आता होगा, है ना। तो आप क्या करते हैं कि उस चैप्टर में जो इस तरह के नए डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो बच्चों को पहले बता देते हैं कि देखो इस चैप्टर में ये शब्द आएंगे आगे, इनका ये अर्थ है ना। अब ऑलरेडी तुम्हारी वोकैबुलरी, अब क्या होता है ना कि जब हम नया वर्ड बच्चे को जब उसका मतलब बताते हैं तो एक ऐसा शब्द अर्थ में बताते हैं जो उसे पहले से पता हो, समझ रहे हो ना। अब जैसे कोई भी एक इंग्लिश का एडजेक्टिव है ना। अब जैसे एक एडजेक्टिव है एरोगेंट, एरोगेंट माने घमंडी, है ना। लेकिन एरोगेंट क्या इंग्लिश में एक सिनोनिम है प्राउड, प्राउड का मतलब भी घमंडी। अब प्राउड जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेसिक वोकैबुलरी का वर्ड है। अब बच्चे को एरोगेंट का मतलब सिखाने के लिए अगर आप प्राउड वर्ड यूज़ करते हो कि देखो एरोगेंट मीन्स प्राउड, तो जो प्राउड शब्द है वो बच्चे को पहले से आता है, बच्चा ऑलरेडी प्राउड का मीनिंग जानता है, और आप उसको एरोगेंट वर्ड का मतलब बता रहे हो किसके थ्रू? प्राउड के थ्रू, है ना। मतलब आप एग्जिस्टिंग नॉलेज जो उस बच्चे का है उसकी मदद लेकर के नया नॉलेज उसको देने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर का एक उदाहरण ये हो सकता है कि आप बच्चों को चैप्टर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर में जो की वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो पहले बता दें, उस चैप्टर का एक ओवरव्यू भी दे दें आप कि भाई ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में किस बारे में बात हुई है, कौन कौन से मुख्य विचार इस चैप्टर में जो है सामने रखे गए हैं, ताकि बच्चा बाद में जब वो चैप्टर रीड करेगा, है ना, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने पहले उसे हुक्स दे दिए हैं, आपने ऑलरेडी पहले उसे हैंगिंग हुक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो अब जब उससे रिलेटेड बात आएगी तो बच्चा अपने आप जो ऑलरेडी आप बता चुके हो उसके साथ उसको हुक कर लेगा। ठीक है। इट कैन बी अ सिंपल ग्राफिक, आउटलाइंस की पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, है ना। आप ऐसी एक आउटलाइन दे सकते हो जिसमें की पॉइंट्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं उस चैप्टर से जुड़े वो पहले बता दिए गए हों। Helping students organize their thoughts and make connections between new ideas. Advanced organizers are designed to activate prior knowledge and provide a framework for learning, making it easier for students to grasp and remember new material. तो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चे का जो प्रायर नॉलेज है उसको एक्टिवेट करें वो, है ना, और बच्चे को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें ताकि बच्चे के लिए लर्निंग आसान हो सके और जो चीज़ हम आगे बच्चे को बताने जा रहे हैं, है ना, वो उसको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स को हम यूज करते हैं, पर्पस क्या है? The main purpose of using advanced organizers is to help learners build connections between their existing knowledge and new information. वही मीनिंगफुल लर्निंग वाली थ्योरी,
है ना, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बच्चों के पास है और जो नया नॉलेज अब हम उन्हें देंगे, बच्चे उसके बीच में कनेक्शन बना पाएं, है ना, इस उद्देश्य से एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का यूज किया जाता है। दिस इज डन बाय एक्टिवेटिंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमाज। स्कीमा का मतलब हुआ कि जो चीज़ बच्चे को पहले से आती है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ, जो जानकारी बच्चे ने पहले से सीख रखी है, ले रखी है, जो कॉन्सेप्ट बच्चे ने पहले से बना रखा है, वो हो गया स्कीमा। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं उनके साथ नई इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का उद्देश्य होता है। By presenting a broad overview or outline at the beginning, students can make connections between what they already know and what they are about to learn, making the new information more meaningful and easier to understand. है ना? तो अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले, कोई भी टॉपिक टीच करने से पहले उसकी आउटलाइन अगर बच्चों को बता देंगे, है ना, तो बच्चा जो है वो बाद में जब इंफॉर्मेशन, जब वो डिटेल में वो चीज़ पढ़ाई जाएगी, है ना, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ वो उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। An effective advanced organizer should include key concepts, vocabulary, relationships between ideas presented in a clear and organized manner. It should also be visually appealing and engaging to capture students' attention. है ना, तो अगर आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर इफेक्टिव है तो उसमें सारे की कॉन्सेप्ट्स, वोकैबुलरी, है ना, दो चीज़ों के बीच में संबंध, ये सब उसमें शामिल होने चाहिए। जो भी एडवांस ऑर्गेनाइजर आप यूज़ करते हो आउटलाइन के तौर पर बच्चों को देने के लिए, है ना, उसमें सारी जो एसेंशियल वोकैबुलरी है ना, मतलब वो सारे शब्द जो जार्गन है या जो टेक्निकल वोकैबुलरी जो आगे उस चैप्टर में काम आएगी, हाँ, वो पहले से समझा दो, है ना। जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मतलब आगे चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं, वो थोड़े से पहले से उनका एक ओवरव्यू दे दो, ताकि बच्चा जब उसको पढ़ेगा वहाँ डिटेल में तो उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। Now, advanced organizers can take different forms such as diagrams, graphic organizers, concept maps, or even short videos. है ना, बिल्कुल अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। डायग्राम हो सकता है, यानी जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हो, स्पेशली डायग्राम्स का यूज़ तो साइंस में होता है ना। तो अगर आप साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कोई टॉपिक आप टीच करने जा रहे हो, बॉटनी या जूलॉजी का कोई टॉपिक है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक डायग्राम बना करके आप बच्चों को पहले दे दें, है ना, ताकि उस डायग्राम में जो है ना वो प्रॉपरली टर्म्स भी दे रखी हैं, है ना, ताकि बच्चा उस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख ले और उसको कुछ हद तक ओवरव्यू मिल जाए कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। डायग्राम के अलावा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप हो सकता है, शॉर्ट वीडियोस भी हो सकते हैं ना। शॉर्ट वीडियो बनाकर भी आप उसको एडवांस ऑर्गेनाइजर के तौर पे यूज़ कर सकते हो कि आगे हम ये पढ़ने वाले हैं, हाँ, जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उससे जुड़े की कॉन्सेप्ट्स ये हैं, है ना, उसमें ये बातें जो हैं तुम्हें बताई जाएंगी और अंत में हमारा ये उद्देश्य होगा कि जब चैप्टर ख़त्म होगा, जब टॉपिक ख़त्म होगा, तो हमें ये सब बातें समझ में आ जानी चाहिए। The choice of format will depend on the subject matter, the age and developmental level of students and the teacher's preference. है ना, अब आप कौन से फॉर्मेट में आप एडवांस ऑर्गेनाइजर यूज़ करते हो, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, है ना। अब जैसे साइंस है तो साइंस में, बायोलॉजी में तो डायग्राम्स बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, लेकिन लैंग्वेज में डायग्राम्स इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो लैंग्वेज में आप इस तरह से ग्राफिक्स बना करके जो है ना वो बच्चों को बता सकते हो, वोकैबुलरी को अलग अलग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन उसका दे सकते हो बच्चों को, शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हो। तो कौन सा फॉर्मेट एडवांस ऑर्गेनाइजर का आप यूज़ करते हो, ये डिपेंड करता है बच्चों की एज के ऊपर, उनका मेंटल लेवल, उनका डेवलपमेंटल लेवल, और टीचर का प्रेफरेंस भी मायने रखता है ना। टीचर किस में कंफर्टेबल है, टीचर को क्या अच्छा लगता है ना, वो फॉर्मेट टीचर यूज़ करेगा। Regardless of the format used, an advanced organizer should serve as a preview or guide for students to navigate through the upcoming lesson or unit. है ना, फॉर्मेट चाहे आप कोई भी यूज़ करें, एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है ना वो एक तरह से प्रीव्यू देना चाहिए बच्चों को। भाई सिंपल देखो, इसका एक आम जिंदगी से जुड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मूवी देखने जाते हो ना, वो मूवी देखने से पहले आपको उसका ट्रेलर दिखाया जाता है ना। कोई भी मूवी रिलीज होने वाली है सिनेमा हॉल में तो टीवी पर उसका ट्रेलर पहले आ जाता है
हाँ, अब आजकल तो क्या है कि वो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह खूब सारे हो गए, है ना, तो OTT प्लेटफॉर्म पे भी आप देखते हो ना तो ट्रेलर बताया जाता है ना, आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मूवीज़ के ट्रेलर्स बताए जाते हैं कि ये मूवी रिलीज होने वाली है और इस मूवी में ये दृश्य होंगे, ये एक्टर्स होंगे, थोड़ा सा आपको उसका प्रीव्यू दिया जाता है ना। अब वो प्रीव्यू देख करके आप तय करते हो, अरे यार ये मूवी तो ठीक लग रही है, ये जब भी रिलीज होगी मैं उसको देखने जाऊंगा। तो जब आप उस मूवी को देखने जाओगे तो क्योंकि आपने उसका ट्रेलर पहले से देख रखा है ना, और आपने पहले भी उस तरह की मूवीज देख रखी हैं, तो वो मूवी की स्टोरी आपको और अपील करेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर एक तरह से ट्रेलर का काम करता है। पूरी फिल्म दिखाने से पहले आप उसका ट्रेलर बताते हो तो वो एक तरह से एडवांस ऑर्गेनाइजर होता है। क्या होता है? एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो पूरा कॉन्सेप्ट बताने से पहले, पूरा जो वो चैप्टर है उसको टीच करने से पहले एक बार उसका ट्रेलर बताना, ठीक है। इट कैन ऑल्सो सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स टू रेफर बैक टू व्हेन रिव्यूइंग मटेरियल और स्टडिंग फॉर असेसमेंट्स। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स बच्चों के लिए बाद में रेफरेंस मटेरियल का भी काम करते हैं। एग्जाम के समय बच्चा जब पढ़ता है ना तो पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े और वो जो एडवांस ऑर्गेनाइजर आपने दिया था बच्चा उसमें से देख ले, तो उससे बच्चे को फिर वापस बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। तो रिव्यू लेने के लिए भी बाद में एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ किया जा सकता है। इट ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग न्यू मटीरियल, मेकिंग इट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोसेस एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। तो नए मटेरियल को बच्चा अपने माइंड में कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, हाँ, उसका एक फ्रेमवर्क देने का प्रयास करता है एडवांस ऑर्गेनाइजर। बच्चों को हम एक फ्रेमवर्क देने की कोशिश करते हैं थ्रू एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला, इंट्रोडक्शन। Introduction involves providing an overview of the upcoming lesson or topic. It sets the stage for learners by activating their prior knowledge and creating interest in the upcoming content. सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप बच्चों को एक तरह से जो आगे लेसन शुरू होने वाला है उसका ओवरव्यू देते हो, उनके प्रायर नॉलेज को, उनके प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करते हो ताकि बच्चा जो है वो नए कंटेंट में इंटरेस्ट डेवलप करे और उसको जो है ना, जो चीज़ अब आने वाली है उसके अंदर उसकी रुचि पहले से डेवलप हो जाए। दूसरा कंपोनेंट ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? पुल बनाते हो ना, तो आप दो चीज़ों को, दो जगहों को जोड़ने का काम करते हो। हाँ, द ब्रिज कनेक्ट्स द इंट्रोडक्शन टू द न्यू मटेरियल दैट विल बी प्रेजेंटेड। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो एंड व्हाट दे आर अबाउट टू लर्न, है ना। तो ब्रिज जो है ना बाद में काम करता है। जो इंट्रोडक्शन आपने दिया अभी जो आपने ओवरव्यू दिया बच्चों को, है ना, वो हो गया उनका प्रीवियस नॉलेज। अभी आपने बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया, टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, तो वो चीज़ें तो बच्चों ने जान ली। अब जो नई चीज़ें जो आप डिटेल में टॉपिक समझाओगे, हाँ, अब वो बच्चा उसको उसके साथ कनेक्ट करेगा जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में बच्चों को बताया था। तो बीच में ब्रिज बनाने का मतलब कि अब चीज़ों को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना, रेफरेंस देते हुए, हाँ, कि इंट्रोडक्शन में, ओवरव्यू में मैंने तुम्हें ये चीज़ें बताई थी, है ना। हमने जब चैप्टर का ओवरव्यू लिया था स्टार्ट करने से पहले, तो तुम्हें हमने ये बातें बताई थी एडवांस ऑर्गेनाइजर में, तो अब हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं। तो ऐसा कह करके आप वो जो दो चीज़ें हैं, जो बच्चे का प्रायर नॉलेज है और जो आप अब उसको टीच करने जा रहे हो, दोनों के बीच में लिंक बनाने का काम करते हो, ब्रिज बनाने का। इसको कहते हैं ब्रिज। फोकस पॉइंट्स। दीज आर की कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज दैट विल बी कवर्ड इन द लेसन. They serve as a guide for learners to pay attention to and remember while engaging with the content. Focus points का मतलब की concepts, है ना, मुख्य बिंदु, हाँ, जो चैप्टर, जो कॉन्सेप्ट आप टीच करने जा रहे हो उससे रिलेटेड जो सबसे अहम बातें हैं वो फोकस पॉइंट्स हैं, है ना। तो ख़ास तौर पर जब आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो तो उस वक्त ये सुनिश्चित करना होता है कि बच्चों का पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो, पूरा अटेंशन रहे, है ना। और उसको फिर आप जो आपने एडवांस ऑर्गेनाइजर में जो भी आपने मतलब ओवरव्यू में जो भी पॉइंट्स आपने बच्चों को बताए थे उसके साथ आप उन की पॉइंट्स को कनेक्ट करें ताकि बच्चा अच्छे से उसको रिटेन कर पाए और अच्छे से उसको वो अंडरस्टैंड हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य।
The objectives state what students will be able to do or know after completing the lesson. They provide a clear goal for learning and help students stay focused on what is important. उद्देश्य, जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है ना? मतलब बच्चों को कौन सी बात किस हद तक कहाँ तक समझ में आ चुकी होगी जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे. पढ़ाने से पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना, ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड ये जानकारी इस हद तक तो मिल जाएगी, यानी इतनी बात तो बच्चों को समझ में आ ही जाएगी, है ना. तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव हम मेंशन करते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका तुम्हें क्या लाभ होगा, है ना. तो ये कंपोनेंट्स हैं किसके, एडवांस ऑर्गेनाइजर के. इंट्रोडक्शन, ब्रिज, फोकस पॉइंट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो आप टीच करने जा रहे हो. एडवांस ऑर्गेनाइजर्स के प्रकार, टाइप्स, दो तरह के होते हैं, एक्सपोजिटरी और कंपैरेटिव. पहला टाइप है एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर्स. एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स. दे प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द मेन आइडियाज एंड की पॉइंट्स दैट विल बी कवर्ड इन द लेसन. ये एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर का यूज तब किया जाता है जब कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नया कॉन्सेप्ट बच्चों को बताना हो, बिल्कुल नई बात, ठीक है. ये उसका ओवरव्यू देने का काम करता है और इसमें आप वो की पॉइंट्स बच्चों को पहले बता देते हो जो आगे लेसन में आप कवर करने वाले हो, जिससे कि स्टूडेंट्स को मटेरियल का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ जाए. दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर इज टिपिकली यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लेसन और यूनिट. ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर है ना, ये लेसन की या यूनिट की शुरुआत में अमूमन यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर. एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर का यूज कब करते हैं, जब हमें कोई नया मटेरियल, नई इंफॉर्मेशन, नया कंटेंट प्रेजेंट करना हो. दूसरा जो टाइप है वो है कंपैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर. कंपैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर्स ऑन द अदर हैंड आर यूज्ड टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू और मोर आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स. They help students see similarities and differences between different topics, allowing them to make connections and gain a deeper understanding of the material. है ना. ये जो comparative advanced organizers हैं, इनका यूज तब किया जाता है जब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में तुलना करवानी हो, कंपैरिजन करना हो, है ना, कंपैरेटिव स्टडी करनी हो चीज़ों की, हाँ, तुलनात्मक अध्ययन करना हो चीज़ों का, तब ये कंपैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर्स यूज किए जाते हैं, है ना. और दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर इज ऑफन यूज्ड इन लेसन्स दैट इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस. ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर का टाइप है, इसका यूज हम उन लेसन्स के लिए करते हैं जिन लेसन्स में बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और उनकी एनालिटिकल स्किल्स उनके काम आएंगी. यानी बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स जहां डेवलप करना ज़रूरी हो, उन लेसन्स के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स के लिए कंपैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए जाते हैं. बाकी जगहों पर जहां तुलना नहीं करनी है, जहां कोई नई इन्फॉर्मेशन बच्चों के सामने रखनी है, वहां एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ किया जाता है. तो ये दो टाइप होते हैं किसके, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स के, एक्सपोजिटरी और कंपैरेटिव. ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू.